जो काम आप करते 4 घंटों में, मैंने आपको करके दिया है 1 घंटे के अंदर। यानी कि आप यदि इस चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक से सीधा पढ़ते तो आपको कम से कम 4 घंटे इस चैप्टर को देने पड़ते और इसके बाद आपको चीज़ों को छाँटना पड़ता जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होती। लेकिन मैंने पहले से ही उनको छाँट के रखा है और अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हालाँकि आपको मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी पसंद नहीं आ सकती या ना आएगी, लेकिन जो कंटेंट है वह काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइंस में हम सबसे पहले बायोलॉजी को उठाने वाले हैं और पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम नाम सुनकर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसमें है क्या? तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, संवहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, इन 4 टॉपिक पर बात की गई है। उसी को मिलाकर जैव प्रक्रम को बनाया गया है, जो कि जंतु और पादप हम दोनों में देखते हुए चलना है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वह पहली आएगी कि विषाणु या वायरस क्या होते हैं। तो देखो, वायरस को इन्होंने ना तो सजीव में डाला और या ना निर्जीव में डाला, या यहाँ क्या है कि इन्होंने सजीव और निर्जीव दोनों में डाला है। क्योंकि इन बेसिकली क्या होता है, जो वायरस होते हैं वह जब ह्यूमन बॉडी से बाहर होती हैं या किसी होस्ट पर नहीं होती, तो ना तो उनमें पाचन तंत्र दिखता है, ना श्वसन दिखता है, ना वहन, ना उत्सर्जन दिखता है। तो वह एक तरीके से निर्जीव की भांति व्यवहार करती हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें कोई होस्ट मिल जाता है, यानी कोई जीवित कोशिका मिल जाती है, तो इनका पाचन तंत्र भी शुरू हो जाएगा। श्वसन तंत्र, संवहन और उत्सर्जन चारों के चारों तंत्र ये शुरू कर देती हैं। इसलिए या तो हम ये कह सकते हैं कि वायरस सजीव और निर्जीव दोनों है, या हम ये कह सकते हैं कि वायरस सजीव ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है। तो यह बात हमारे इस बुक में कही गई है। इसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं की बात की गई है। यानी कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या, जो कि हमारे जो पाचन है या जो शरीर की क्रियाएं हैं उनके अणुओं के विघटन के लिए आवश्यक होती हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इसके बाद एक कोशिकीय जीवों की बात की गई है। एक कोशिकीय जीवों को इन्होंने कहा है कि यह जो होते हैं पूरी तरह पर्यावरण के संपर्क में रहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इनका जो भी पाचन है, उत्सर्जन है या वहन है, ये सब क्या होता है, डायरेक्ट पर्यावरण से कनेक्ट होता है। यानी इनके पास कोई विशेष अंग नहीं होते इस चीज़ को करने के लिए। यानी कि जैसे भोजन करने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए, या वर्ज्य पदार्थ होते हैं। जो वर्ज्य पदार्थ का मतलब है वेस्टेज, यानी कि मल मूत्र आदि का निष्कासन, इसके लिए इनके पास कोई विशेष अंग नहीं होते ऐसे एक कोशिकीय जीवों के पास। यह डायरेक्ट पर्यावरण से संपर्क बनाकर इन चीज़ों को करते हैं। तो ये बात कही गई है इसमें। इसके अलावा इन्होंने बहुकोशिकीय जीवों के बारे में कहा गया कि यह पर्यावरण से सीधा संपर्क नहीं रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बहुकोशिकीय जीवों के पास हर चीज़ को करने के लिए एक विशेष अंग होता है। जैसे खाने के लिए मुंह होगा, पाचन के लिए पूरा पाचन के अंग होंगे पूरे, इसी तरह से श्वसन के लिए भी एक अलग से अंग होगा। तो इस प्रकार की बात कही गई है। इसके बाद हम अब बात करते हैं पोषण पे, यानी कि अब हम पाचन तंत्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्वकोषी जीवों को देखते हैं। तो स्वकोषी जीव क्या होते हैं, तो जो ऐसे जीव जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में भोजन को प्राप्त कर लें। यानी कि बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है पेड़ पौधों की, जो कि क्या होते हैं अकार्बनिक स्रोतों, जैसे कि कैसे प्रकाश से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में क्या करते हैं, अपना डायरेक्ट भोजन ग्रहण कर लेते हैं। इनमें हरे पौधे और कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, तो इन्हें हम स्वकोषी जीव कहते हैं। यह बात हमारे इस चैप्टर में कही गई। इसके अलावा इन्होंने परपोषी जीवों के बारे में बात करी। तो परपोषी जीव क्या है, ऐसे जीव जो कार्बनिक स्रोत, यानी कि जो हमें जैसे हम क्या करेंगे, हम पेड़ पौधों को खाएंगे या फिर किसी जीव जंतु, अन्य जीव जंतु को मार खाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, कार्बनिक स्रोत आएंगे, यानी कि जटिल पदार्थ आएंगे। हम इनको क्या करेंगे, पहले सरल पदार्थों में तोड़ेंगे और इस प्रक्रिया को करने में कौन सहायक होगा, तो इस प्रक्रिया को करने में जो जैव उत्प्रेरक सहायक होंगे उन्हें एंजाइम कहा जाएगा। तो यह परपोषी जीवों के बारे में कहा गया। इसमें जंतु, जिसमें मानव भी आ सकते हैं, और कवक, 2 लोग आते हैं परपोषी। अब स्वपोषियों का पोषण कैसे होता है, तो सबको पता है। जो पेड़ पौधे हैं वह अपना पोषण कैसे करेंगे, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, वो करते हैं प्रकाश संश्लेषण से। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको भी याद रखना पड़ेगा। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया हम जल से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो हमें भोजन के रूप में ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6, इसको आपको याद रखना है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, प्राप्त होता है। अब इसके साथ ही ऑक्सीजन को जो है मुक्त किया जाता है, यानी ऑक्सीजन मुक्त होती है, जो कि हमारे लिए आवश्यक है। पेड़ पौधे जब ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और इसके साथ ही जल की भी हानि होती है, तो जल भी मुक्त होता है।
तो इसको याद करने के लिए आप याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल से करानी है क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। इसके बाद ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र याद रखना होगा आपको, C6H12O6, और क्या निकलेगा, ऑक्सीजन और जल निकलेगा। अब इसको जब आप केमिकली बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर 12 लगाना पड़ेगा, ताकि सभी जो कंपाउंड है वह बैलेंस हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। तो अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स, जब भी बात कार्बोहाइड्रेट की आए तो आपको समझना है कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी को मिलाकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। यह पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के काम में आता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हो रहा है यह पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। ये पॉइंट भी आप सीधा सीधा अपनी कॉपी में नोट कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का संचय, यानी कि जब जैसे पौधों को ऊर्जा प्राप्त हो गई, लेकिन अब क्या है उन्हें इसको अधिक ऊर्जा के लिए संचय भी करना पड़ेगा। भाई इसका संचय किस रूप में करते हैं, तो पौधे इसको मंड, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टार्च, इसके रूप में क्या करते हैं पौधे इसका संचय कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का संचय पौधे किस रूप में करते हैं, तो मंड या स्टार्च के रूप में करते हैं। और फिर यही मंड या स्टार्च हम पौधों से डायरेक्ट भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, फिर हम उसका पाचन करते हैं। मंड या स्टार्च का वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का संचय, यानी कि अब पौधे अपने भोजन का संचय किस रूप में करते हैं, मंड या स्टार्च के रूप में करते हैं। यह भी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। इसके बाद देखिए, अब देखो, अब कार्बोहाइड्रेट का जो संचय है वो तो पौधों ने मंड या स्टार्च के रूप में कर लिया। अब मानव भी तो अपने भोजन का संचय किसी रूप में करता होगा, उसको क्या कहेंगे, तो मानव द्वारा जो भोजन खाया जाता है वह ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मानव जो भोजन करते हैं उसे वह ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, संचित करके रखते हैं। ग्लाइकोजन यहाँ से इम्पोर्टेंट होगा, मानव अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखते हैं। अब देखो, अब अपन करेंगे पाचन तंत्र के बारे में चर्चा। पहले प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे, फिर पाचन तंत्र को देखेंगे। तो पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, तो देखो जो क्लोरोफिल होती है, यानी कि क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाई जाती है, यह प्रकाश ऊर्जा को क्या कर लेती है, सोख लेती है या अवशोषित कर लेती है। यानी कि जो सूर्य से डायरेक्ट सनलाइट आ रही, क्लोरोफिल इसको क्या करेगी, सोख लेगी। इसके बाद यह जो प्रकाश ऊर्जा है यह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि जो लाइट एनर्जी है वह किसमें, केमिकल एनर्जी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। इसी के साथ जो जल, जो कि पौधों में पहले से ही उपस्थित है, जड़ के जरिए जल पहुंचता है, आपको पता होगा पौधे जड़ों के जरिए क्या करते हैं, जल का जो है अवशोषण करते हैं। इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ लिया जाता है। अब यह केमिकल एनर्जी क्या करेगी, जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो भागों में तोड़ देगी। तो इसके साथ ही जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वह कार्बोहाइड्रेट में अपचयित हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली क्रियाएं हैं जो कि इस बुक में दी गई हैं। देखो मैंने इस बुक से ना तो कुछ बाहर की चीज़ें आपको समझाने का प्रयास करूंगा और ना ही इसमें लिखी है, क्योंकि आपको पता है कि सीधा सीधा सिर्फ आपकी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे। तो अब मैं सिर्फ 10th की NCERT की साइंस की बुक के बायोलॉजी के चैप्टर जैव प्रक्रम में जो जो लिखा है सिर्फ उसी को बताऊंगा और उसी को मैंने नोट किया है और उसी को समझाने का प्रयास किया है, उससे बाहर कुछ नहीं बताने वाला मैं। तो वहाँ की आप समझ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण काफ़ी बेसिक क्रिया होती है, साइंस यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। चलिए अब बात करते हैं, इसमें मरुस्थलीय पौधों के बारे में भी बात की गई है। अब हम मरुस्थलीय पौधों को क्या बोलते हैं, मरुद्भिद पौधे कहते हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन आप यहाँ से याद रखेंगे और मेरा सुझाव रहेगा अगर आप इसको इंग्लिश में जो एक्स से कुछ बोलते हैं वो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उसको याद रखें। मरुद्भिद हो सकता है ना है, इंग्लिश में ही सीधा लिखा है, ऐसा कुछ एक्स करके लिखा होता है, क्या बोलते हैं उसको, जेरो वेरो, तो उसको मरुस्थलीय पौधों को बोलते हैं। अब मरुस्थलीय पौधों में प्रकाश संश्लेषण थोड़ा अलग प्रकार से होता है, बेसिकली इसने उसमें यही बताया। इसने कहा कि मरुस्थलीय पौधे होते हैं रात में तो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और एक मध्यस्थ पदार्थ बना लेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उसको परिवर्तित करके एक बीच का कोई पदार्थ बना लेंगे। और जब दिन आएगा तो फिर ये क्या करेंगे, क्लोरोफिल की उपस्थिति में इस ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद, अब अंतिम उत्पाद से मतलब है ग्लूकोज, क्योंकि अंतिम उत्पाद मेन टारगेट क्या है प्रकाश संश्लेषण का, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज बनाना, तो अंतिम उत्पाद को बना लेंगे क्या, ग्लूकोज, यानी तो मरुस्थलीय पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण अलग तरीके से होता है, इसको आपको याद रखना है। रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर मध्यस्थ पदार्थ बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल से ऊर्जा को अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। तो यह पॉइंट हमारे इसमें लिखे गए हैं। अब इसके अलावा इसमें लिखा गया है पत्ती के हरे रंग के बारे में। तो पत्ती में जो हरे रंग के बिंदु होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल नहीं बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है हमारा क्लोरोफिल। तो इसको आपको याद रखना है कि जो पत्तियों में जो हरे हरे डॉट डॉट बिंदु दिखते हैं उसको क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे और उसके अंदर पाया जाता है हमारा क्लोरोफिल।
अब जो पौधों में स्टार्च यानी जो मंड होता है, इसका परीक्षण करने के लिए यानी कि स्टार्च, इसमें बेसिकली बात यह है कि मंड या स्टार्च का परीक्षण कैसे करते हैं। तो स्टार्च का परीक्षण हम आयोडीन के जरिए करते हैं, यानी कि उस पर आयोडीन छिड़केंगे तो उसका रंग जो है गहरा काला टाइप का हो जाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, स्टार्च या मंड का परीक्षण करते हैं। तो यह एक जो है प्रयोग दिया गया था, उससे मैंने मेन पॉइंट उठा लिया है कि इसमें क्या कहा गया है कि पौधों में जो है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें स्टार्च या मंड का परीक्षण करने किसके जरिए करते हैं, तो आयोडीन के जरिए करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इससे भी बन सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए, अब पत्तियों के रंध्र के बारे में भी इसमें बात की गई, यानी कि जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, रंध्र से मतलब है पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होती हैं, ये किस काम में आती हैं। तो सबसे पहला काम तो इनका होता है गैसों का विनिमय करना, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मेन जो पौधों के लिए रखते हैं, तो इसका जो विनिमय करना। इसके अलावा यह बाष्पोत्सर्जन में भी सहायक होता है। बाष्पोत्सर्जन का मतलब है जल की हानि होना, यानी कि जब पेड़ पौधों को जो जड़ों से जल प्राप्त होता है, तो सनलाइट में जाहिर सी बात है कि वह जल जो है बाष्प के जरिए बाहर निकलेगा, तो उसी को बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन। तो बाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जो पौधों की पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वह बहुत सहायक होते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से ही क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है, यानी कि पौधों में जल की जो है हानि हो जाती है। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा रंध्र का खुलना और बंधक कौन सी कोशिका से होता है, यानी कि जो रंध्र यानी जो छिद्र होते हैं पत्तियों में, ये किस कोशिका के द्वारा खोले या बंद किए जाते हैं। तो उसका जो इसमें लिखा था द्वार कोशिका लिखा था। आप एक काम करेंगे कि इस द्वार कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वह भी देख लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन सी कोशिका की बात हो रही है। तो पौधों में एक द्वार कोशिका पाई जाती है, जो कि रंध्र के खुलने और बंद करने में सहायक होती है। अब देखो, इसमें एक और प्रयोग दिया था जिसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने उठाया, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की गई थी। बेसिकली इसमें ऐसा प्रयोग दिया गया था कि हम क्या करते हैं, एक बंद जार लेते हैं, उसमें कोई एक पौधा रख देते हैं और साथ में रख देते हैं थोड़ा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक दूसरा बंद जार लेते हैं, वैसे कांच के जार हैं तो सनलाइट जाएगी इनमें डायरेक्ट में, है ना। तो एक और पौधा लेते हैं उसमें, और उसमें कुछ नहीं रखते, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को नहीं रखते। अब हम देखेंगे कि जो जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, पौधा मर जाएगा। लेकिन जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। तो यहाँ से जो है जो प्रयोग का जो निष्कर्ष निकाला गया वह यह निकाला गया कि जो KOH होता है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या कार्य होता है या क्या करता है। तो O2 को सोख लेता है, CO2 को सोख लेता है। तो वहाँ पर आपको याद रखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है। तो एक प्रयोग से मैंने जो पॉइंट निकाला वो रख लिया है। इसके बाद अगला देखते हैं, पौधों जड़ों द्वारा जल के जरिए खनिज लवण भी प्राप्त करते हैं। अब देखो, खनिज लवण तो सबके लिए आवश्यक है, जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम की कितनी आवश्यकता होती है, सारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है, आयरन की भी आवश्यकता हो, इस प्रकार पौधों को भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो इन्हीं कैसे प्राप्त होते हैं खनिज लवण, तो इन्हें जो है जड़ों के जरिए जो पंजे जल को ग्रहण करते हैं पौधे, उनमें ही इन्हें जो खनिज लवण प्राप्त हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, लोहा यानी आयरन हो गया, या मैग्नीशियम हो गया। तो इस तरीके के जो लवण हैं इन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन का जो है उपयोग किस किस में आता है, तो पौधों में प्रोटीन बनाने व अन्य यौगिकों के संश्लेषण यानी कि उनके फिल्टरेशन में जो है नाइट्रोजन का उपयोग होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन को एक दूसरी विधि से भी पौधे प्राप्त करते हैं, जो कि आपको पता होगा, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो उसे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे। जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है 71% नाइट्रोजन है, इसको आप पौधे डायरेक्ट अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, नाइट्रोजनीकरण की क्रिया होती है, जिससे जो नाइट्रोजन है या नाइट्रेट या नाइट्राइड में बदल जाती है, जब जाकर पौधे उसको ग्रहण कर पाते हैं। तो यहाँ से ये बात भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब हम विषम पोषियों में पोषण को देखें। अभी हमने स्वपोषियों में देखा, अब हम विषम पोषियों पर आ जाते हैं। तो जैसे फफूंदी हुई, ईस्ट हुए और मशरूम हुए, ये कैसे पोषण करते हैं, तो यह क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर लेते हैं और उसका अवशोषण भी शरीर के बाहर ही कर लेते हैं। अभी मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या होता है। इनमें कोई विशेष अंग ऐसा नहीं है कि अंदर जाएगा फिर उसमें पचेगा और फिर विघटन होगा, यह पहले ही क्या कर लेते हैं, बाहरी पर्यावरण में ही उसका जो है विघटन कर लेंगे, जो भी इनका खाना होगा। फिर जब वो सड़ गल जाएगा और उसमें जो एनर्जी की ज़रूरत होगी, मतलब जो आवश्यक चीज़ें होंगी, उसको सोख लेती हैं। जी बेसिकली ये कह रहा है। तो इसमें कौन कौन से हैं, फफूंदी, ईस्ट और मशरूम, इनको आपको याद रखना है। पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाते जाइएगा, ये नोट्स आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे इस परीक्षा में।
अब देखते हैं इसके अलावा इसमें अमरबेल, किलनी, जू और लीच और फीता कृमि के बारे में भी दिया गया है कि ये क्या करते हैं, पौधे जंतुओं को बिना मारे पोषण प्राप्त कर लेते हैं। इसका बेसिकली मतलब ये है कि ये भी क्या है, परपोषी पौधे हैं, लेकिन यह किसी को मारते नहीं है। हाँ, उसे नुकसान जरूर पहुंचा देते हैं, लेकिन उसकी ऐसा नहीं कि उसकी जान ही ले लेंगे। जैसे अमरबेल आपने बेसिकली बहुत देखी होगी, किसी भी बरगद के पेड़ पर या बबूल के पेड़ पर कभी कभी क्या होता है, ऐसी बेलनुमा जो पीली पीली परत सी चढ़ जाती हैं, इसको अमरबेल बोलते हैं। ये क्या करती है, उस पौधे से ही अपना जो है खाना प्राप्त करती रहती है और उस पर चिपकी रहती है। इसी प्रकार जूं या जोंक, इसको भी ऐसे ही प्राप्त होता है दूसरे जंतुओं का खून चूसने का। ऐसे ही लीच होती है, फीता कृमि होता है जो कि पेट में पाया जाता है या पेट में बन जाता है एक प्रकार का बैक्टीरिया। तो इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, यह जीव जंतुओं को मारते नहीं, हालांकि उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अब हम देखते हैं अमीबा में पोषण की क्या क्रिया होती है। तो देखो, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब इसको देखो, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको चित्र में, देखिए यहाँ पर जो अमीबा दिख रहा है, इसके बीच में एक केंद्रक होता है, यहाँ से ही इसका जो है सारा कार्य होता है। क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है तो इसका कोई शरीर ऐसा नहीं होता कि सब अंग होंगे या ऐसा होगा। तो जैसे ही इसके अमीबा के पास कोई खाद्य कण आता है, यानी कि जो इसके खाने लायक चीज़ है कोई इसके पास आएगी, तो इसमें कोई ऐसी विशेष जगह नहीं होती कि इसी जगह आएगी तभी पचेगा। किसी भी जगह आ जाए, ये क्या करता है, अपने पादाव या कूटपाट को लॉक कर लेता है, उस खाद को बीच में फंसा लेता है और फिर उसको क्या करता है, ऐसा फंसा के और फिर धीरे धीरे उसको सड़ाने गलाने लगता है और जब वो उसमें से न्यूट्रिशन आते हैं तो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रकार से अमीबा जो है अपना पोषण करता है। तो इसका जो है बेसिकली एक चित्र दिया गया था, तो उसको मैंने यहाँ पर कटिंग करके लगा लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसके अलावा एक होता है पैरामीशियम, यह भी एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम में क्या होता है कि इसमें जो है पतली पतली बालनुमा चारों तरफ संरचना होती है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। इसी से यह गति करता है। तो ये क्या करता है कि जब इसे पोषण चाहिए तो यह क्या करता है, पक्षाप की गति द्वारा भोजन एक विशेष स्थान से ग्रहण कर। अब देखो, इसमें जो है एक विशेष स्थान होता है, जैसे मान लो इसका यहाँ से खाना इसको ग्रहण करना है, बाकी और कहीं से नहीं कर पाया, लेकिन अब हो सकता है खाना यहाँ पर आया तो क्या करेगा, तो ये जो बालनुमा संरचना है, ये धीरे धीरे गति करते हुए उस खाने को धकेलते हुए ऐसा करते हुए और यहाँ पर लाएंगी और इसकी जो विशेष स्थान है वहाँ पर लाएंगी और फिर यह जो पैरामीशियम जो है इस खाने को ग्रहण करेगा। तो पैरामीशियम कैसा होता है, एक चप्पल के आकार का एक बैक्टीरिया होता है। इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब मनुष्य में पाचन तंत्र आ चुका है, जो कि इसका बेसिकली मेन थीम है, क्योंकि पाचन तंत्र से ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखो, पाचन तंत्र को समझाने से पहले आप इस चित्र पर, मैं चाहूँगा आप सीधा चित्र पर ध्यान दीजिए और किस चीज़ पर ध्यान दीजिए, फैक्ट में आप बाद में समझ लेना, पहले मैं पाचन तंत्र को समझाता हूँ। तो देखो, हमारा जो मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं हमारी पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब जो मुंह से लेके ये आपको नली दिख रही है, ये जो यहाँ पर गिरसिका आते हुए फिर ये आमाशय है, इसके बाद फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा यानी कि छोटी आंत, और ये जो बड़ी आंत है, ये सारी इसको बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है मनुष्यों की। इसको आपको याद रखना है, जो कि मुंह से शुरू होती है और सब कनेक्ट है, ऐसा नहीं कुछ अलग है, सब कनेक्ट होता है एक नली में। और छोटी आंत बड़ी आंत सब इसी में आते हैं। इसकी टोटल लंबाई होती है 9 मीटर। एक बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो ग्रसिका है, यानी कि जो नली, जो भोजन को नीचे ले जाने वाली ये नली है, इसको बोलते हैं आइसोफेगस इंग्लिश में। इसका भी मेन काम होता है, अभी हम देखते हैं। अब देखो, भोजन जैसे जाता है तो क्या क्या होता है। हमने सबसे पहले भोजन को पचाया तो भोजन में जो है लार मिल जाती है। अब भोजन को पचाने का कार्य लार द्वारा ही शुरू कर दिया जाता है। इसे हम लाला ग्रंथि या लासा ग्रंथि के नाम जानते हैं, जो कि भोजन में जो स्टार्च या मंड होता है सबसे पहले उसका पाचन शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे भोजन जब आपने पचाया तो अब भोजन कहाँ आएगा, यहाँ से इस नली में आएगा। अब इस नली में एक क्रिया होती है क्रमानुकुचन की, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने भोजन किया और सीधा डायरेक्ट इस नली से होते हुए सीधा पेट में गया, मतलब आमाशय में आया और गच, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक लाइन से भोजन चिपक के धीरे 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 नीचे की ओर आता है। और इस समय ये क्यों होता है, तो इसका कारण ये है कि हमारे जो आमाशय है इसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यदि भोजन डायरेक्ट ही इसमें आ जाएगा तो जो अभी लार ग्रंथि ने जो उसमें एंजाइम मिलाए हैं वो तो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि एसिड में जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, तो फिर स्टार्च का जो पाचन है ठीक से नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, वो धीरे धीरे आता है। तब तक क्या होता है, उस पर जो
लाला ग्रंथि है वह अपना काम करती हैं, एंजाइम का अपना काम करते हैं और जो स्टार्च है उसका पाचन ठीक तरीके से करने लगते हैं। तो अब इसके बाद आता है अपना हमारा भोजन इस पेट में, यानी कि इसको बोलते हैं हम आमाशय। अब आमाशय में 3 तरह की चीज़ें पाई जाएँगी। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, जो कि क्या करेगा, इस भोजन से जो भी जो हानिकारक बैक्टीरिया या जो बाहर की ऐसी चीज़ें आई हैं जो हमारे लिए हानिकारक है उनको ख़त्म कर देगा। इसके अलावा भोजन को अच्छे से गलाएगा और भोजन को अच्छे से गला कर उसको पचाने लायक बनाएगा। तो यहाँ पर भोजन काफ़ी समय तक ठहरता है। इसमें जो है छोटी-छोटी बालनुमा संरचनाएँ पाई जाती हैं जिनसे भोजन लटका रहता है, यानी कि रुक जाता है इसमें और बढ़िया अच्छे से गलता है। अब जब इसके बाद क्या होता है, आमाशय के बाद यह आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। अब चूँकि इसका नाम छोटी आंत है लेकिन इसकी लंबाई जो पूरी आहार नाल में सबसे बड़ी होती है, आपको याद रखना है, क्योंकि यह गुड़ी मारी यानी कि ऐसी कुंडली मार कर रहती है। ये आप देख पा रहे होंगे चित्र में। ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको बोलते हैं। इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है पूरी आहार नाल में। इसका नाम ही अकेले छोटी छोटी आंत है। इसे क्षुद्रांश भी बोल सकते हैं हम, और आमाशय को तो आमाशय बोलेंगे ही। इसके अलावा फिर होती है बड़ी आंत, जिसमें भोजन पचने के बाद आता है। और बड़ी आंत का सिर्फ एक ही काम होता है, इस भोजन में जो पानी बचा हुआ है, यानी कि अब ऐसा तो नहीं है कि अब एक लिक्विड फॉर्म में आएगा बड़ी आंत में, तो अब सीधा लिक्विड ही फॉर्म में यदि हम बाहर निकाल देंगे उसको तो हमारे तो पानी की बहुत हानि होगी और इससे तो हम नुकसान होगा। तो क्या करता है कि इसमें से जो भी पानी है उसको बाहर निकाल कर उस जो वेस्टेज है उसको एक कठोर पदार्थ में बदलने का काम क्या करती है, बड़ी आंत करती है। इसके एक कॉलम होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। इसके अलावा एक गुदा द्वार है, यहाँ से जो वेस्टेज है वह बाहर निकल जाता है। अब इसमें जो है कई प्रकार की ग्रंथियाँ और जो एंजाइम है वह कार्य करते हैं। अब हमको सिर्फ वही समझना है कि क्या क्या एंजाइम कहाँ से मिलती हैं, क्या काम करती हैं। ये हमारा लीवर है, लीवर के पास ही आपको पित्ताशय दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से आपने इसमें थोड़ा समझने का कोशिश किया होगा। अब चलिए देखते हैं धीरे धीरे क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, आहार नाल की लंबाई 9 मीटर है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको याद रखना। इसके अलावा मनुष्य में जो है 5 प्रकार की ग्रंथियाँ जो भोजन के पाचन में काम करती हैं, वह भी याद रखनी है। सबसे पहली होती है लासा ग्रंथि, या जिसे लार ग्रंथि कहते हैं। इससे क्या होता है, लाला एंजाइम निकलता है। इसने क्या किया, इसने मंड का पाचन शुरू किया। अब पूरा नहीं पचा है, शुरू किया है। इसके बाद हमारे जो आमाशय होता है इसमें एक रस होता है जठर रस। अब यहाँ से ये पाचन करेगा इसका। और फिर लीवर से भी जो पित्त रस निकलेगा वह भी पाचन में काम आएगा। तो अभी मैं ग्रंथियाँ गिना रहा हूँ, इनको देख लेना। इसके अलावा पैंक्रियाज या अग्नाशय, इससे भी 3 प्रकार की एंजाइम निकलती हैं, जिन्हें एलईटी यानी कि लाइकेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन कहते हैं। अभी आगे मैं और डिटेल में बताऊँगा। इसके अलावा छोटी आंत में भी पाचन होता है, और सबसे भोजन का जो अंतिम पाचन है वह छोटी आंत में हो जाता है, यानी भोजन की जो पाचन क्रिया है वह छोटी आंत में खत्म हो जाती है। बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है, पानी बचा होता है, उसका अपशोषण किया जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि छोटी आंत जो है अंतिम रूप से भोजन का पाचन कर लेती है। यहाँ से जो भोजन है वह ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से पच जाता है। तब अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। तो अब देखिए, उम्मीद है आपको वो चित्र में के माध्यम से मैंने समझाया वो चीज़ समझ में आई होगी। अब देखिए, पाचन जो है एक क्या होता है, तो जो जटिल कार्बोहाइड्रेट, अब देखो भोजन क्या है, एक तरीके का जटिल पदार्थ है, यानी कि उसमें कई प्रकार की चीज़ें आपस में मिली हैं, कंपाउंड हैं, तो उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना ही क्या है, पाचन है। तो जटिल कार्बोहाइड्रेट जो कि मुंह में होते हैं वहाँ से पचना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं मंड या स्टार्च की। इसके बाद प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू, देखो प्रोटीन सबसे पूरे भोजन में सबसे देर से जो चीज़ पचती है वह प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन को तोड़ना आसान नहीं होता। तो प्रोटीन में क्या होता है, सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही नहीं, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। इसके कारण इसका जो है और भी ज़्यादा जटिल संरचना बन जाती है। तो प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है वह आमाशय से शुरू होता है। आमाशय से ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, और प्रोटीन जो है 2-3 जगह पचता हुआ जाता है, तो वही हमें देखना है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों चीज़ों का एक साथ जो पाचन होगा वह छोटी आंत में होगा। तो यहाँ से आपको ये देखना है, मुंह में किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आमाशय से शुरू होता है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों का पाचन एक साथ कहाँ देखने को मिलेगा, तो छोटी आंत में। तो यहाँ से आपको यही 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि मुँह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन, आमाशय से प्रोटीन का पाचन, और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन छोटी आंत में होता है। इसके बाद देखते हैं एंजाइमों के बारे में। तो पहला एंजाइम है हमारा एमिलेस एंजाइम। इसे लार एमिलेस या एमिलेस के नाम से ही जाना जाता है। यह बेसिकली लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, और यह क्या करता है, हमारे जो मंड यानी कि स्टार्च है। अब देखो,
पौधों ने अपना भोजन किस रूप में संचित किया था? मंड या स्टार्च के रूप में, और हम उस पौधे को खाएंगे तो हमें भोजन किस रूप में मिलेगा? मंड या स्टार्च के रूप में मिलेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मंड या स्टार्च को पचाना पड़ेगा। तो सबसे पहली शुरुआत जो है लारी कर देती है मंड या स्टार्च को पचाने की। इसमें पाया जाता है एमिलेस एंजाइम, तो इसको भी याद रखना है। एमिलेस एंजाइम लार में पाया जाता है जो कि मंड या स्टार्च को पचाने का काम शुरू करता है। इसके बाद भोजन आहार नाल से आगे की ओर बढ़ेगा। अब आहार नाल से आगे की ओर बढ़ता है तो इस विधि को क्या कहते हैं? क्रमानुकुचन विधि कहते हैं। यह मैंने आपको समझाया, क्रमानुकुचन गति कहते हैं, यानी कि एक बिल्कुल लाइन से भोजन धीरे धीरे आता है, एकदम से नहीं गिरता है, तो इसको बोलेंगे क्रमानुकुचन गति। तो भोजन आहार नाल में कैसे बढ़ता है? क्रमानुकुचन गति से बढ़ता है। इसके बाद आमाशय में बात करते हैं, तो आमाशय में देखो 3 चीज़ें पाई जाती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, जिसे जठर रस कहते हैं, पेप्सिन और श्लेष्मा। श्लेष्मा को म्यूकोसा कहते हैं। अब देखो जो अब देखो एक बात बताओ, जैसे हमारे आमाशय में यदि ऐसा अम्ल हुआ HCl, तो क्या वह आमाशय को डैमेज नहीं करेगा? क्यों नहीं कर रहा है? इतना तेज अम्ल हो रहा है जो खाने को तक गला दे रहा है, और HCl वैसे भी बहुत खतरनाक एसिड होता है, तो यह हमारी आमाशय को क्यों या उसकी परत को क्यों नहीं गला पा रहा है या जला पा रहा? तो इसका कारण होता है ये श्लेष्मा। श्लेष्मा को बोलते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा बेसिकली आप इसको यह समझ सकते हो, एक चिकनी सी परत है, जैसे आपने तेल देखा होगा, काफ़ी गाढ़ा तेल होगा, तो इस तरीके की एक परत होती है जो हमारी आमाशय की जो अंदर की जो पूरी दीवारें हैं, यानी ये आमाशय है तो इसकी जो अंदर ये दीवार है, इस पर बहुत चिकनी चिकनी ये परत चिपकी होती है। इसके बीच में जो है HCl अम्ल होता है। तो ये जो चिकनी परत है, यह जो है आमाशय की दीवारों को जलाने नहीं देती। HCl इस पर क्रिया नहीं कर पाता है, तो इसलिए ये श्लेष्मा या म्यूकोसा की परत आवश्यक है। यह अम्ल से हमारी रक्षा करती है आमाशय की दीवारों की। और इसमें जो एक रस होता है उसको पेप्सिन एंजाइम बोला जाता है। अब ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करेगा, यानी कि जैसे आपने दूध पिया या अंडे खाए तो वह मुंह से नहीं पचेंगे, आहार नाल में जब वह आमाशय में आ जाएंगे तब उनका पाचन होगा, यानी कि दूध फट के क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा आपके आमाशय में, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम आएगा पेप्सिन। और इसी प्रकार से अंडों में प्रोटीन है तो वह भी यहीं से पचेगा। तो यहाँ से शुरू हो जाएगा, अभी पूरा पचा नहीं है, सिर्फ शुरू हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। अब देखो आगे देखते हैं। अब आमाशय के बाद क्या? अग्नाशय का क्या काम है? यानी अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, यानी कि ऐसी ग्रंथि जो ब्लड से भी यानी खून से भी डायरेक्ट कनेक्ट होती है और एंजाइमों से भी डायरेक्ट कनेक्ट होती है, उसको मिक्स बोलते हैं। तो इसका क्या काम है? तो देखो यह 3 प्रकार के एंजाइम निकालती है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो यहाँ पर जो है थोड़ा मिट गया है, आपको याद रखना है। इसको हम LAT से याद करते हैं, यानी कि L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। अब जो लाइपेज एंजाइम है, यह क्या करता है? वसा का पाचन शुरू करता है। अब ये सब जो पैंक्रियास से जो एंजाइम निकल रहा है, यह सब क्या कर रहा है? भोजन को पचाने का ही काम कर रहा है, इसको भी ध्यान रखना। वसा का पाचन शुरू करेगा लाइपेज, जो कि अग्नाशय से निकला है। इसके अलावा एमाइलेज का इसमें काम नहीं दिया था। एमाइलेज का भी काम होता है, लेकिन अब उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि दिया नहीं है। इसके बाद आता है ट्रिप्सिन। तो यह जो है प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि अभी आपने देखा पेप्सिन ने भी क्या किया? प्रोटीन का पाचन किया, उसे तोड़ा, और ये ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को ही पचा रहा है। तो आमाशय से निकलने वाला पेप्सिन भी प्रोटीन को पचा रहा है, और अग्नाशय से निकलने वाला T4 ट्रिप्सिन भी क्या कर रहा है? प्रोटीन का पाचन कर रहा है। तो इसको भी याद रखना है। अब हम आ जाते हैं छोटी आंत पे, जिसे शुद्रांश इसमें जो है चैप्टर में बार बार बोला गया है। इसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोल सकते हैं। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, वहीं यह जो है क्या होता है? कुंडली नुमा आकार में होता है, यानी कि लपेटा हुआ रहता है, छोटा दिखता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है पूरी आहार नाल में, चाहे वह बड़ी आंत हो चाहे वह ग्रिसिका हो, सब में सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत है, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो शाकाहारी जानवर हैं उनमें तुलनात्मक रूप से छोटी आंत लंबी होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे बकरी हुई, गाय हुई, यदि हम एक अनुपात निकालेंगे कि जैसे मनुष्य की 9 मीटर की पूरी आहार नाल है, तो गाय की 18 मीटर की है, तो उसमें से जो अनुपात निकलेगा कि 3 का अनुपात निकल के आ रहा है छोटी आंत का, तो जो गाय की जो आंत होगी उस वो अनुपात में ज़्यादा होगी, उसके 4 या 5 का निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा? क्योंकि जो सेल्यूलोज का पाचन होता है, यानी कि जो बेसिकली हम जो हरे पेड़ पौधे या कच्ची पत्तियों को खाते हैं, उनमें होता है सेल्यूलोज, यानी कि सेल्यूलोज एक प्रकार की पौधों की कोशिका होती है। तो इसका पाचन करना इतना आसान नहीं होता। इसके पाचन के लिए जो है इनकी आहार नाल क्या होता है? थोड़ी लंबी होती है, ताकि भोजन अधिक समय तक इसमें रहे और इसका पाचन होता रहे।
अब आप कहेंगे कि हम भी तो पेड़ पौधे खा रहे हैं तो हम सेल्यूलोज का पाचन कैसे कर पा रहे हैं? तो हम जो है पेड़ पौधे या पत्तियाँ या सब्जियाँ जो भी खाते हैं हम उन्हें पका कर खाते हैं, तब सेल्यूलोज का जो है इतना प्रभाव रहता नहीं है, इसलिए हम सेल्यूलोज को नहीं पचा पाते और ना ही हम सेल्यूलोज खाते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। अब देखो आगे देखते हैं। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है। बेसिकली अम्लीय तो होगा ही क्योंकि इसमें HCl अम्ल मिला है। तो अब यदि यह छोटी आंत में यकृत में पित्तरस आता, हाँ तो देखो यहाँ पर क्या होता है। अब आमाशय में तो भोजन अच्छे से अम्ल में गला है तो उसमें तो अम्ल होगा, लेकिन अगर यदि यही अम्लीय भोजन हमारी छोटी आंत में आ जाएगा, अब छोटी आंत के पास कोई म्यूकोसा या श्लेष्म परत थोड़ी है जो उसे बचा लेगी, यानी कि उसको तो डैमेज आ सकता है। तो अब क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, छोटी आंत में भोजन के आते ही क्या होता है, जो हमारा लीवर है उसका काम शुरू हो जाता है। लीवर यानी कि यकृत, यकृत के पास ही यकृत का एक जो है पित्ताशय होता है, यानी कि इसी से जुड़ा हुआ एक अंग होता है या लीवर के द्वारा बनाया गया एक अंग होता है। इसमें रहता है पित्तरस। पित्तरस की प्रकृति होती है क्षारीय। जैसे ही ये अम्लीय भोजन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, इसमें जो है पित्तरस का स्राव जो पित्ताशय कर देता है, जो कि लीवर से कनेक्ट होता है, यानी यकृत से कनेक्ट होता है। तो इस अम्लीय भोजन को यह क्षारीय बना देता है। अब क्षारीय बनाने का एक प्रभाव ये भी होता है कि इससे क्या होता है, वसा के पाचन में मदद हो जाती है, यानी यदि भोजन अम्लीय रहेगा तो उसका वसा नहीं पचेगा, इसलिए उसको क्षारीय बनाना भी जरूरी होता है। तो अब इसमें जो क्षार मिलती है, जो पित्तरस मिलता है, इससे वसा के पाचन में भी मदद होती है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई, क्योंकि अम्लीय होगा तो हमारे जो है छोटी आंत को डैमेज कर देगा, तो उसके क्षार बनाना भी ज़रूरी है, तो तुरंत इसमें क्या होता है, यह पित्तरस मिल जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब देखिए छोटी आंत में जो वसा होता है, अब बात हो रही भोजन के वसा की, यानी कि जो फैट होता है भोजन में, जो हमने भोजन के रूप में जो फैट कंज्यूम किया, अब उसका पाचन कैसे होता है। देखो छोटी आंत में वसा जो है बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में इकट्ठा हो जाता है, यानी कि अभी तक देखो क्या है, वसा का पाचन हो नहीं रहा था, वसा जो है कुटते पिटते जो है बड़े बड़े लड्डू टाइप में बन गया है। तो इसे छोटी गोलिकाओं में तोड़ने का काम कौन कर रहा है, पित्तरस। अब जैसे ही पित्तरस का स्राव होगा, क्षारीय प्रकृति है, तो वह जो है ये बड़े बड़े जो गोले बन गए हैं इसको तोड़ कर छोटे छोटे गोलों में कर देगा। इससे क्या होगा कि जो एंजाइम आएंगी छोटी आंत की, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और वो जल्दी से वसा का पाचन कर पाएंगे। तो इस चीज़ को भी आपको समझ के रखना है। अब देखो अगला जो नोट करने लायक इसमें जो लिखा था कि इस क्रिया की तुलना, यानी कि जो क्रिया हमने अभी करी है, जो छोटी आंत में वसा में जो बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ने वाली, इस क्रिया की तुलना साबुन का मैल पर इमल्सीकरण से की गई है। तो ये इसमें सीधा सीधा बुक में लिखा था तो मैंने उठा लिया। हो सकता है ये इससे कुछ आ जाए कि जो छोटी आंत का पाचन है उसकी क्रिया किससे तुलना की जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो साबुन का जो मैल पर इमल्सीकरण होता है उससे इस क्रिया की तुलना की गई है। बुक में लिखा है इसलिए मैंने उठा लिया है, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन बना दें। तो अब आगे देखते हैं। अब छोटी आंत अंत में क्या करती है, तो देखो अब भोजन जो है अंतिम रूप से पच रहा है, तो अब जो प्रोटीन है इसकी एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होती है, जब यह अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो छोटी आंत में प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूटेगा। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम कर लेते हैं ग्लूकोज के रूप में। देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कार्बोहाइड्रेट, तो ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, आपको पता होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज के रूप में। इसके अलावा वसा जो है हम ग्लिसरॉल के रूप में पचा लेते हैं, यानी कि संचित कर लेते हैं। अब जो पचित भोजन है भाई छोटी आंत में कहाँ से हमारी बॉडी में मिलेगा, वह भी इम्पोर्टेंट है। तो छोटी आंत में इस तरह की एक संरचना होती है, ये देखो छोटी आंत के अंदर ही अंदर आंतरिक परतों पर ऐसी संरचना होती है, इसे उंगली जैसी संरचना कहा जाता है। इसे दीर्घ रोम या भिलाई के नाम से जाना जाता है। तो अब जो भोजन पच गया है उसका जो अच्छा एक रस बन गया है जिसमें सारी एनर्जी है, तो अब इससे जो है वह रस लगेगा और इसके जरिए हमारे खून में जाके यानी रक्त में जाके मिल जाएगा। और जैसे ही यह रक्त में मिलेगा तो सारी शरीर की सारी कोशिकाएं क्या है, रक्त से तो कनेक्टेड है क्योंकि खून तो हर जगह है। तो इस खून के जरिए जो पूरी एनर्जी है हमारी शरीर की हर प्रकार की कोशिकाओं के पास पहुंच जाती है। अब भिलाई क्या है, तो यह उंगली जैसी अनेक संरचनाएं होती हैं जो छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर होती है। इसको भी आपको याद रखना है। भिलाई या दीर्घ रोम इसे कहा गया है, इंग्लिश में भिलाई बोलते हैं और इसमें दीर्घ रोम करके इसका नाम दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है अब जो बिना पचा भोजन, यानी कि अब इसका मतलब है ऐसा ऐसा वेस्ट जो अब पच नहीं सकता, यानी कि अब जितना पचना था पच गया, अब इससे ज़्यादा नहीं पच सकता, तो उसे बोलेंगे हम बिना पचा भोजन। अब यहाँ का आएगा, यह हमारी जो है बड़ी आंत में आ जाएगा। बड़ी आंत में आकर बेसिकली बड़ी आंत में आ जाएगा। और जहाँ पर अब क्या है, अभी ये क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, यानी कि इसमें जो है पानी मिला रहेगा, जो कि हमारी बॉडी का ही पानी है। तो आप उसको इस डायरेक्ट नहीं बेच सकते, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिर हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, हम बार बार के पानी ही पीते रहेंगे, पानी ही पीते रहेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इससे हमें क्या है, इस जल को बाहर निकालना ही पड़ेगा। तो इसमें बड़ी आंत हमारी मदद करती है। यह क्या करती है, जितना भी इसमें जो लिक्विड है, यानी कि जो जल है, उसका अवशोषण कर लेती है और इसे कठोर एक वेस्ट में बदल देती है। अब जो कठोर वेस्ट है, यानी कि जो अन्न पदार्थ है, वह हमारे गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है और इस प्रकार हमारा पाचन संपन्न होता है। तो अब यहाँ से जो इसमें एक बात और लिखी गई थी कि जो पदार्थ, जो वर्ज्य पदार्थ है, यानी कि जो वेस्टेज है, इसे गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब आप समझ पा रहे हो कि गुदा अवरोधनी से इसका मतलब क्या है। जो बेसिकली गुदा की जो बाहरी दीवारें हैं जो उसको नियंत्रित करती हैं, बस उनकी बात हो रही है। तो गुदा अवरोधनी द्वारा जो यह भी एक पॉइंट था इसमें, तो इसको भी मैंने लिख लिया है। इसके अलावा इसमें जो है एक रोचक तथ्य के रूप में दंत क्षरण के बारे में जानकारी दी गई थी, यानी कि दांतों का क्षरण कैसे होता है, यानी कि दांतों का जो नुकसान है या दांत टूटते हैं या ये कैसे होता है। तो देखो बेसिकली हमारे जो दांत होते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग होते हैं। एक दांत के बाहर जो सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट परत होती है, इसे इनामेल की परत कहते हैं और यह सबसे कठोर होती है। अब ये इनामेल तथा डेंटिन ये दोनों ही दांतों में होते हैं। इनका धीरे धीरे उसमें लिखा था मृदुकरण। मृदुकरण का मतलब होता है नरम होना, यानी कि धीरे धीरे नरम करना, यही दंत क्षरण होता है। यह कैसे होता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि कहाँ से आते हैं, शर्करा यानी शुगर के जरिए, जो मीठी चीज़ें हैं, और बेसिकली हर खाने की हर चीज़ में शुगर होती ही होती है। तो जो बैक्टीरिया हैं यह इस शुगर पर क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं और यह अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों पर एक प्रकार से परस्सी जमा लेता है, यानी कि उसको एक तरीके से प्लास्टिक में लॉक कर देता है, जैसे प्लास्टिक से पन्नी चिपका दी हो, इस तरीके से आप समझ पा रहे हो। तो अब क्या होता है कि वैसे तो हमारी जो लार है, यह जो है हमारे शरीर के जो भी जितनी भी अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं उनको मुंह की जो है नियंत्रित करती रहती है। लेकिन जब ये परत लग जाती है तो फिर ना तो हमारी जीभ जीभ का असर वहाँ पहुँच पाता है, और ना ही हमारी लार वहाँ तक पहुँच पाती। तो अब क्या होता है, बैक्टीरिया अपनी क्रिया उसके इस परत के भीतर से शुरू करता है और धीरे धीरे दांतों में जो है कीड़े वगैरह ऐसे लगने लगते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, दंत क्षरण कहते हैं। तो ये इसमें एक पॉइंट दिया था, इसको मैंने लिख लिया। दांतों की बाहरी परत के बारे में आपसे पूछ सकता है, एनामेल और डेंटिन कहते हैं, किससे क्रिया होती है, तो जीवाणु शुगर से क्रिया कर सकते हैं। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बना कर पूछ सकता है। तो आज थोड़ा वीडियो यहीं तक रखते हैं। अभी हमने सिर्फ पाचन तंत्र पढ़ा है, अभी हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, दहन तंत्र पढ़ेंगे। तो अभी यह टॉपिक जो है लंबा रहेगा, कम से कम 1.5 घंटे तक इसमें चाहिए ही चाहिए। और वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको 4-5 घंटे लग जाएंगे इसको समझने में। मैंने यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट इसमें अलग कर लिए। और यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप जैव प्रक्रम जो साइंस का चैप्टर है इसको पढ़ के आइए और इसके बाद मेरा ये वीडियो देखिए। यदि आपको लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया है तो आप मुझसे बिल्कुल ना पढ़ें, और यदि आपको लग रहा है कि मैंने सब पढ़ा है, कुछ नहीं छोड़ा, तो आप बिल्कुल यहाँ से अपना समय बचा सकते हैं और इस वीडियो के जरिए चीज़ों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।